गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस किया था और हमने वहां पर उसके ट्रेंड्स के बारे में भी बात की थी कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने ये भी बात की थी कि जो रेडियाई होती है वो कितने टाइप की होती है, एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, वंडर वाल रेडियाई एंड मेटेलिक रेडियाई। मैंने ये भी बात आप लोगों के साथ की थी कि कौन सी रेडियाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है और कौन सी सबसे छोटी होती है। क्लियर है? तो ये सब बातें हम लोग करने के बाद आज हम लोग जो दूसरा टॉपिक है, दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास, वो स्टार्ट करते हैं। और वो हमारी जो है बेटा आज की, दैट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी है बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा। मान लो मेरे पास ये कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बेटा बाहर कौन घूम रहे हैं, आपको पता है, सेल्स के अंदर, ऑर्बिट के अंदर कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं क्या कहता हूं कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा बेटा? कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को पता है, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के अंदर से, और एटम ना बोलकर मैं बोलूं आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं उसे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूंगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी वहां पर बेटा? सप्लाई करनी पड़ेगी। और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने सप्लाई कर रहा हूं, दैट एनर्जी इज नोन एज बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। Means the amount of energy is required to eject the electron from the outermost cell। क्योंकि जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर प्रेजेंट होगा, आउटरमोस्ट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो आउटरमोस्ट सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग जितनी एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो मतलब वहां पर बेटा डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव वैल्यूज में होती है। क्लियर आप लोगों को? कैसी वैल्यूज में होगी? पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर होगी। क्लियर है आप लोगों को? तो जरा समझते हैं, बात क्या करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड आगे बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता चुका हूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to eject the electron from outermost cell, from outermost cell is known as ionization enthalpy। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ionization enthalpy। क्लियर आप लोगों को? of an isolated gaseous atom, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होगी, तो सबसे पहले इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और फिर बेटा उसके अंदर से हम लोग उसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे, डेल्टा एच देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव में। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। तो ये जो एनर्जी है दैट इज कौन सी एनर्जी कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एंथैल्पी कहलाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास दैट इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम। सोडियम के अंदर आप लोगों को पता है 2 8 और 1 ये इलेक्ट्रॉन्स है, या मैं एल्यूमिनियम को मान लूं 2 8 3 ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी ये न्यूक्लियस, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जब मैं इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा यहां से, तो जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी दैट इज डेल्टा H1। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो डेल्टा H2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो डेल्टा H3। क्लियर आप लोगों को? तो इससे ये बात क्लियर हुई कि अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी कहलाएगी? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? पहले इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आप लोग, या n नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो
तो आप कंटिन्यूअसली अगर कंजुगेटिव्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी हमारी कौन सी कहलाएगी बेटा, बताइए कौन सी एनर्जी कहलाएगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। क्लियर है आप लोगों को। तो बात करते हैं बेटा अपने पास कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी डेल्टा H1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेल्टा H2 और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए डेल्टा H3। बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मींस डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2 एंड डेल्टा H2 इज लेस देन द डेल्टा H3। क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई? दैट इज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर आप लोगों को। इसको बेटा आई से, आयोनाइजेशन है तो इसको आई से भी दिखा देते हैं, कई बार डिनोट करवा देते हैं डेल्टा IH3। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैं क्या कह रहा हूं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जैसे जैसे हम आगे इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती भी जाएगी कंटिन्यूअसली। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे सीधा सा है कि मान लो आप लोग इसी एग्जांपल को देखिए, जब हम लोगों ने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्लियर आप लोगों को, तो यहां से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो यहां पर अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर उतने ही ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जितना अट्रैक्शन बढ़ गया तो हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया तो हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे ही सर हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है बेटा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझते हैं आगे की तरफ और चलते हैं। तो बेटा हम लोगों ने दो चीजें बात की, एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, दूसरी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वो एंथैल्पी होती है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम को, तो वो तो हमारी कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तीसरा भी साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो उन सभी एनर्जीज को हम कौन सी एनर्जी कहेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और बेटा हमारी क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन दी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और सर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? तो ये मेरे पास बात थी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? जरा समझ लेते हैं। मैं आप लोगों से एक एग्जांपल के जरिए चीजें क्लियर कर देता हूं और मैं पूछूंगा आप लोगों से कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, जरा समझिएगा इस बात। देखिए बेटा एल्यूमिनियम है, बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, ये सब गैसेस में है, एल्यूमिनियम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा H1 एल्यूमिनियम, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेटा बोलिए H2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी सर? डेल्टा IH3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, देन डेल्टा H2 और देन डेल्टा H1। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? क्योंकि सर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा? इसकी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ये वैल्यू हमारी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को? नाउ बात करते हैं बेटा से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। The factors which are affected the ionization enthalpy. So factors की बात कर लेते हैं बेटा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स affecting the ionization enthalpy, ऐसे कौन कौन से फैक्टर बेटा? सबसे पहला फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो हमारा फैक्टर है बेटा दैट इज एटॉमिक रेडियस। तीसरा जो हमारा फैक्टर बेटा दैट इज द पेंट्रेशन इफेक्ट, पेंट्रेशन इफेक्ट। चौथा हमारा जो फैक्टर है बेटा वो यहां पर है शील्डिंग इफेक्ट।
और पांचवा जो हमारा है बेटा दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी हम लोगों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हम लोगों की नहीं एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिपेंड करती है। तो ये मेरे पास टोटल 5 फैक्टर हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंक्रीज कर देते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कांसेप्ट क्लियर है ना, कि आप लोगों से मैं कहूं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर किसी को मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी और थोड़ी सी एनर्जी देते इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, तो इसका मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। और अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, मेरे को लार्ज अमाउंट उसको एनर्जी दिए जा रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है। क्लियर आप लोगों को? तो बात करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी में भी न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस टाइट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, टाइट बॉन्ड बना लेंगे, टाइटली पैक्ड। और इस केस में मुझे आयोनाइजेशन उसको क्या एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा देखने को हम लोगों को मिलता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड्स के अंदर। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बेटा आप लोगों को पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास दैट इज एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई को हम लोग देख लेते हैं क्या होती है एटॉमिक रेडियाई। बेटा एटॉमिक रेडियाई के अंदर आप लोग क्या देखते हो कि सर जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जाते हैं नीचे की तरफ, डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ती भी जा रही है तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी बेटा, बताओ, इंक्रीज होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, घटेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मतलब वो लास्ट वाला जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल लूजली बाउंड है, उसको आप लोग थोड़ी सी एनर्जी दोगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब सर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अरे बोलिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, घटेगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात? ओके, नेक्स्ट है बेटा तीसरा पेंट्रेशन इफेक्ट। क्या है बेटा, पेंट्रेशन इफेक्ट। तो जरा समझिए पेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। बेटा देखिए आप लोग, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे नजदीक आपको पता है कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी, कौन सी सबसेल होंगी, एस। और एस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे बोलिए, तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल्स के पास एस की पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। मींस एस की अगर मैं बात करूं पेंट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं विभेदन। विभेद करना मतलब किसी को मारना। तो एस क्या कर लिया, प्रवेश करना। तो एस का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस को अटैच करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे नजदीक है। तो एस की पेंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, फिर पी की है, फिर डी की है और एफ तो सबसे दूर है तो वो इजीली न्यूक्लियस के साथ अटैचमेंट नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन्स की पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है देन द पी इलेक्ट्रॉन्स एंड देन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिस जिस प्रकार से आप लोगों के पेंट्रेशन इफेक्ट इंक्रीज होगा, आप लोगों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, एस के इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद अगर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर उनकी, उसके बाद डी के इलेक्ट्रॉन्स की और सबसे ज्यादा एफ के इलेक्ट्रॉन्स की। सॉरी उल्टा बोल गया मैं। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, एस के ऑर्बिटल्स की। एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी। उसके बाद जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो पी के उससे कम होगी, डी की उससे कम होगी और एफ की सबसे कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द केस ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में है, एक इलेक्ट्रॉन पी में है, एक इलेक्ट्रॉन डी में है और एक इलेक्ट्रॉन एफ में है।
तो बताइए इनमें से सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे सर F वाला इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से निकाला जा सकता है, उसके लिए हमें बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि F ऑर्बिटल्स हमारे जो न्यूक्लियस है उससे बहुत ज्यादा दूर प्रेजेंट होता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, बहुत कम होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो इससे एक बात क्लियर होगी कि पेनिट्रेटिंग पावर जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? कृपया करके आप लोग इस बात को समझिए। ये हम लोगों ने कुछ इफेक्ट पढ़े। नेक्स्ट जो 2 इफेक्ट है बेटा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर अपलोड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू भी है। ये आप लोग इन वीडियोस को इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई उनको पढ़िए, आराम से समझिए और कोशिश करिए आप लोग समझने की, ना रटने की कोशिश ना कीजिए। पढ़ा करो, बुक की हेल्प लिया करो, बुक से पढ़ा करो। थ्योरेटिकल चीजें बहुत होती हैं बुक के अंदर आप लोग। बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है, आप लोग बुक को पढ़िए। अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को देखेंगे। उनको लिए हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।